नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रच दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल की बराबरी करने के बाद पीएम मोदी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। एक दिन आगे ही बढ़ गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है आगे भी। इस बीच दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक भी होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, सुशासन के मॉडल और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को लेकर के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है आजाद भारत में अभी तक, बीजेपी गदगद नजर आ रही है। श्री गदगद तो नजर आ ही रही है, उसके साथ साथ उत्साह भी मनाया जा रहा है, भगवान को धन्यवाद भी किया जा रहा है। दिल्ली के कई मंदिरों में नित्य नवीन हो जाए, अश्विनी वैष्णव की बात कर ली जाए, तमाम जितने भी केंद्र मंत्री हैं दिल्ली के सभी मंदिर में नजर आए आज सुबह पूजा अर्चना करते हुए, धन्यवाद करते हुए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार से जनादेश उन्हें मिला है, क्योंकि जो कामकाज किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए, उनके द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया है, बधाई दी गई है। और साथ ही केवल देश की नहीं बल्कि अगर बाहर के देशों की भी बात करते तो नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई जरूर मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आज की हम बात करते हैं तो आज एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो सहयोगी दल है उनके नेताओं को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। 3 बजे बैठक भारत मंडपम में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी, धन्यवाद भी किया जाएगा। जो अद्भुत उनका कार्यकाल रहा है, जिसका दावा लगातार मोदी सरकार करती हुई नजर आती है, उन सभी चीजों का जिक्र भी इस बैठक में रहने वाली है। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि किस प्रकार से जो 12 साल से जो कामकाज सरकार के द्वारा किया गया, उन सभी चीजों की जानकारी आम जनता को मिले। जानकारी इसलिए भी कि मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया और इसके साथ साथ अगर किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाया है तो लाभ मिल सके। इन्हीं सब चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस प्रकार से ये सभी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, लाभ है उसका आम जनता तक कैसे पहुंच सके, घर घर तक कैसे पहुंच सके। इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत 3 बजे भारत मंडपम पर होती हुई नजर आएगी। जी, बधाई प्रस्ताव भी पारित किया जाना है आज संसदीय दल की बैठक में। बिल्कुल, देखिए बधाई प्रस्ताव भी आज पारित किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो बैठक आज बुलाई गई है उसमें बधाई प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बधाई का पात्र भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो बनती भी है, क्योंकि एक पहले लीडर देश के बने हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू की बात कर ली जाए या फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करते हैं, उन सभी के कार्यकाल को पार करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, और उसके साथ साथ चाहे तमाम चीजों की बात कर ली जाए, चाहे हम इंटरनेशनली बात कर लेते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात कर ली जाए, ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी की बात है, तमाम तरह के अगर सब तरफ की बात की जाए तो हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिस प्रकार से इन्वॉल्व रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अगर पार्टी की भी बात आती है तो पार्टी में सक्रियता तो रहती ही है। इसके साथ साथ हर एक डिसीजन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे, चेक बना रहे। इसके साथ साथ अगर पार्टी की भी बात करते हैं, पार्टी के लिए सबसे बड़ा उत्साह का बात यह हो जाता है कि जहां पर यानी 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति थी उससे काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे अब पार्टी की परिस्थिति पहुंच चुकी है। यानी
कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 20 के करीब वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों के साथ वहां पर उनकी सरकार है। और इसके साथ साथ पार्टियों की भी बात करते हैं, सक्रियता की बात की जाए यानी पार्टी में जो सक्रिय कार्यकर्ता है सभी को बढ़ चढ़ कर नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ी उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव तो पारित किया ही जाएगा। इसके साथ साथ उत्साह भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 का, उन चीजों को भी किस प्रकार से पूरा किया जाए, इन चीजों को लेकर भी इस बैठक में, आज की बैठक में चर्चा होगा। और आगे का जो रोड मैप है वो सभी के साथ चर्चा का विषय रहेगा ताकि आने वाला समय एक अभूतपूर्व समय मोदी सरकार के लिए तो रही, इसके साथ साथ देश के लिए कैसे आगे बढ़ चढ़कर काम कर सके मोदी सरकार, इन सभी चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम को बुलाया गया है बैठक के लिए। और जैसा कि आप बार बार बता रही हैं लगातार कि 12 वर्षों में सरकार की क्या उपलब्धियां रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दरमियान सुशासन का क्या मॉडल रहा, क्या उपलब्धियां रही, उसके साथ साथ क्या सरकार चुनौतियां भी गिनवाएगी कि ये चुनौतियां थी और हम पार पाकर यहां तक आए हैं, एक सवाल। दूसरा, आगामी रणनीति पर भी इस बैठक में कहा जा रहा है श्री की फोकस किया जाएगा, तो क्या कुछ वहां से नया निकल कर आने को, क्योंकि सरकार कह रही है, जो खबर आ रही है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग पर भी चर्चा संभव है, तो क्या कुछ नया आगे के लिए, जब हम आगामी रणनीति की बात कर रहे हैं तो आगे के लिए कुछ ड्रॉ किया है सरकार ने जो निकल कर आएगी इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो आपका सवाल रहा है कि क्या काम मोदी सरकार ने विगत 12 वर्षों में किया है, इन सभी चीजों का जिक्र तो चुनावों के समय पर तो रहता ही है। यानी जो बीते दिनों जो चुनाव हुए जिन जिन राज्यों में, उन सभी जगहों पर जिस प्रकार से बताया भी जाता है कि कैसे नक्सलाइट फ्री देश को बनाया गया है, घुसकर मारने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। यानी दुश्मन अब हमारे घर में आने से पहले विचार करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ अनिष्ट करेंगे यहाँ पर तो आपके घर पहुंचकर आप पर हमला किया जाएगा। इन सभी चीजों का दावा रहता है। रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए, रोड्स की बात कर लेते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, विश्व गुरु जो देश बना है, यानी विश्व गुरु के तौर पर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखा जाता है। इन सभी चीजों का जिक्र आम जनता तक पहुंचेगी ताकि जो जनादेश है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी या यूके तो एनडीए को मिलती हुई नजर आ सके, ताकि आने वाला जो भविष्य है यानी 2047 तक का जो दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार रहेगी, उन सभी चीजों के लिए ये सभी बातें जनता तक पहुंचनी जरूरी हो जाती है अनामिका। तो इन सभी चीजों का जिक्र जरूर रहेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पीपीटी के जरिए भी तमाम जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि दूसरा सवाल जो आपका था कि आने वाले जो समय में रोड मैप क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो एक आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले तो विकसित भारत 2047 को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं। उसे कैसे पूरा किया जाए, किस प्रकार से वो जो 2047 विकसित भारत का जो सपना है वो साकार कैसे हो, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि सभी राज्य एक साथ काम करें। यानी केवल सेंटर लेवल पे काम करने से फायदा नहीं होगा, बल्कि हर राज्य अगर मेहनत करेगा, काम करेगा, तभी जाकर ये साकार हो सकता है। ठीक उसी वजह से सभी राज्यों के यानी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, ताकि उनके साथ चर्चा विमर्श किया जा सके, ताकि कैसे वो अपने राज्य में सहयोग यानी सेंटर के सहयोग से राज्य में उन सभी चीजों की व्यवस्थाएं करा सके, ताकि जो हर राज्य है वो विकसित हो सके, आगे बढ़ सके, ताकि कुल मिलाकर पूरा देश एक विकसित राज्य और विकसित देश बन सके। उन सभी चीजों को लेकर के आगामी रणनीति भी बनाई जा सकती है। इस व्यवस्थाएं अपने राज्यों में लागू कर सके, शायद यही वो वजह है कि तमाम एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया है। हालांकि सभी के लिए अनाउंसमेंट की जाती है, यहाँ पर जहाँ पर एनडीए का शासन नहीं है वहां पर भी। हरियाणा से सीएम नायब सिंह सैनी भी जा रहे हैं देर शाम, जब वो वापस लौटेंगे इस बैठक से, तो हरियाणा के लिहाज से इसे किस तरह से देखिए, कुछ खास लेकर आएंगे वहां से? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से 2 दिवस से दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मौजूद हैं। 3 बजे बैठक है, बैठक के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी जाएगी प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए, उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए आगे। तो संभव है कि आने वाले दिनों में हरियाणा लेवल पर भी बैठक हो सकती है और जो जो जिम्मेदारी सेंटर की तरफ से हरियाणा को मिलेगी ताकि विकास की ओर बढ़ सके। और खास तौर पर हरियाणा ज्यादा एक ऐसा प्रदेश हो जाता है, क्योंकि चाहे
उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए और हरियाणा की बात कर लेते हैं, नेबरिंग स्टेट है दिल्ली की, तो इस वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते दिनों हमने देखा था किस प्रकार से ईवी की बात कर ली जाए ताकि पोल्यूशन कम हो सके, यानी पोल्यूशन भी एक बहुत मेजर रीजन हो जाता है, देश के विकास के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कामकाज बहुत कम हो जाता है उस वक्त पर जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो उन सभी चीजों को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, ईवी जैसी चीजों को हरियाणा और कैसे प्रमोट कर सके, दिल्ली में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं, जमीनें नहीं है, हरियाणा में किस प्रकार से उन सभी चीजों को प्रमोट किया जा सके, यानी सब प्रकार की जो जिम्मेदारी हरियाणा को दी जाएगी उन सभी चीजों को संभव है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आने वाले दिनों में मंत्रियों को, अधिकारियों को इसका जो निर्देश है वो जारी करेंगे ताकि हरियाणा में एक सही तरीके से वो सभी जो बातें हैं सेंटर की वो इम्प्लीमेंट। मैं श्री आगामी चुनाव को अगर हम बात करें, जैसे पंजाब में ही इलेक्शन को लेकर जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर बहुत नजदीक नहीं तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो इस तरह की बैठकें और ऐसे में पीएम के कार्यकाल को लेकर बधाई प्रस्ताव पारित करना, सुशासन का पूरा मॉडल, पूरा खाका सामने रखना कि देखिए हमने 12 साल में ये किया और फिर हम ये भी बता रहे हैं कि आगामी रणनीति क्या हम क्या क्या लेकर आने जा रहे हैं, और उसके लिए देखने वाली बात होगी कि समय सीमा भी बताती है क्या सरकार। इस बैठक के बाद ही सब निकलकर सामने आएगा, तो क्या ये चुनाव को भी इफेक्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि मोदी सरकार ने विगत 12 वर्षों में क्या काम किया है और इसके साथ साथ जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां का मॉडल कैसा है। यानी अगर पंजाब की स्पष्ट रूप में बात करते हैं तो पंजाब का पड़ोसी है हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीन समय से, यानी 3 टर्म से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। चेहरा बदला मगर कामकाज और बेहतर हुआ। यही सब चीजों को पंजाब में भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि यानी पंजाब की आम जनता को बताया जाएगा कि सेंटर में इतना बेहतरीन काम किया गया है। ये सभी योजनाएं जो सरकार की थी वो सभी उन राज्यों में तो पहुंच सकी जहां पर बीजेपी की सरकार थी, मगर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वहां की सरकारों ने आप तक इन सभी योजनाओं को पहुंचने नहीं दिया। ये समय है कि आप मोदी सरकार को चुने, आप बीजेपी सरकार को चुने, तभी जाकर आपका राज्य विकास कर पाएगा। ये सभी योजनाएं, परियोजनाएं, लाभ आप तक पहुंच सकेगी। हरियाणा को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए, ये वो मॉडल है जो आपके राज्य में भी नजर आएगा। यही सब एग्जाम्पल है, इस वजह से जोरों शोरों से जो प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जरूर पंजाब में भी देखने को मिलेगा। भी लगातार एक्टिव रही है। सीएम नायब सैनी की बात करें, पंजाब के हर दौरे पर वो जाकर गिनाते हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, हम बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देते, भावांतर भरपाई, जैसे तमाम योजनाओं का वो जिक्र करते हैं। पंजाब के लिए पहली बार नहीं है, सीएम पहले भी बोल चुके हैं। आज बैठक में किस तरह का मंत्र दिया जा रहा है और उसके बाद और कितना पुरजोर ताकत लगाएगी बीजेपी, ये देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्री, धन्यवाद। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि बड़ी खबर, सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी को दी बधाई। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर शुभकामनाएं दी हैं। सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 वर्ष पूरे, ये कहा सीएम ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई पहचान बनाई। वैश्विक पटल पर भारत और अधिक सशक्त हुआ। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को नई दिशा मिली है। सीएम ने कहा कि जनता में लगातार 3 बार पीएम पर जनता ने भरोसा जताया। विकसित भारत के संकल्प को ऊर्जा का आधार बताया सीएम ने। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर शुभकामनाएं दी हैं सीएम सैनी ने पीएम मोदी को। सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 वर्ष पूरे हुए, ये कहा। और इसके आगे बोले हैं सीएम सैनी कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई पहचान बनाई, देश को एक नई गति, एक नया दिशा मिला। हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं वाले कथित बयान को लेकर मचे हंगामे के बाद रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजा है, जिसमें लिखा है, मैंने अपने कार्यकाल में अपनी निष्ठा और ईमानदारी से अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग के पद पर कार्य किया है, जिसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करती हूं। ये जो दिखा रहे हैं वो पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आश्वस्त करती हूं कि महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ती रहूंगी।
भविष्य में भी मुझे किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा तो उसका निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगी। इस पद से त्याग पत्र दे रही हूं। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो तमाम बवाल मचा था इनके इस कथित बयान के बाद, उस हंगामे की तस्वीरें, विरोध की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, रेणु भाटिया ने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो ये उनका इस्तीफा है, जिसे अभी पढ़ के हमने आपको सुनाया। वो कह रही हैं कि मैंने पूरी निष्ठा से अपने पद पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इसके लिए मनोहर लाल, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसे निष्ठा से निभाऊंगी। एक बार देखिए इस्तीफा देते हुए क्या लिखा। पिछले लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में निष्ठा और ईमानदारी से अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग के पद पर कार्य किया, जिसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करती हूँ। आश्वस्त करती हूँ कि महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ती रहूंगी। भविष्य में भी मुझे किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा तो उसका निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगी। इस पद से त्याग पत्र दे रही हूं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। वही मंगलवार को इस मामले पर हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने एक महिला अध्यक्षा के नाते जितना मेरा दायित्व बनता था, मैंने ये समझा कि मेरा ये फर्ज है, इस फर्ज को निभाना है, और वो जरूरी था, ये धर्म भी है। उस बच्ची की बात मुझे जैसे ही पता लगी, हमने तुरंत सुमोटो लिया 29 मई को, और एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह जी ने तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन किया। उन्होंने उसे सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरी कार्रवाई की। आज वो जेल में है। सरकार से उस बच्ची के लिए सिफारिश भी की है कि इस बच्ची की 12वीं तक की या आगे भी पढ़ाई हम कराएं, उस बच्ची की देखभाल हो, क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची है, पिता गरीब है, और उसका ध्यान रखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नर्सेस से पूछा, जब डॉक्टर इस बच्ची का चेकअप कर रहा था आप कहाँ थे? किसी नर्स के पास कोई जवाब नहीं था, साफ सूख गया था। जो हाल उस बच्ची का हुआ, क्या आप अपनी बच्ची को ऐसे करने दोगे? क्या आपकी बेटी वहां ऐसे आप भेज सकते हो? तो उस नर्स ने कहा नहीं। आज वो नर्स आंसू बहा रही है। क्या गरीब की बच्ची, बिन माँ की बच्ची नहीं है? आज वो कह रहे हैं कि वो बेटियां सबकी बराबर, वो भी बेटी थी। तब कहाँ थे जब 45 मिनट तक वो राक्षस उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा? तब कहाँ थे? तब आप बाहर बैठी थी, खाना खा रही थी, चाय पी रही थी, क्या कर रही थी? आपकी ओपीडी में ड्यूटी होती है, आप कहाँ थी? तिल मिला रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो मैं अपनी बात पर अडिग हूं। इन्होंने गलत किया है। मैं पूरी देश और दुनिया के मीडिया को बोलती हूँ, उसने गलत किया था और इन्होंने सपोर्ट किया। इसे सपोर्ट कहते हैं। ये नर्सेस कह रही है ना कि मैडम ने तो हम सबको एक घेरे में लिया। मैंने उन 3 नर्सेस को कहा, जब आप वहां नहीं थे, इसका मतलब आपने उस डॉक्टर को शय दी, सपोर्ट किया कि वो इस तरह से कर पाए, उसको मौका दिया। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। और मैंने ये शब्द कहे कि अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी को भेजा जाता तो कैसे होता? अपनी बेटी के लिए तिल मिला गए, इकट्ठे हो गए, मेरे लिए बोल रहे हैं आपकी बेटी, किसी की भी बेटी, मेरी, उस नर्स की, या वो जिस बच्ची के साथ हुआ, किसी की भी बेटी, सबकी बेटियां समान है। जब दूसरे की बेटी पे आपको तरस नहीं आया, अपनी बेटी पर सुनने पर भी आप तिल मिला गई हैं और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रही हैं, पेशेंट्स को परेशान कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगी विपक्ष का कि इस तरह के लोगों को गुमराह ना करें। कि मैंने गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो गगन, इस्तीफे के बाद किस तरह का परिदृश्य है सामने? रोष खत्म हुआ नर्सिंग स्टाफ का? बिल्कुल अनामिका, बात की जाए तो देखिए रेणु भाटिया की तरफ से कल इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से दोहरा दीजिए गगन, आवाज नहीं पहुंची। आपके पीछे से शायद ट्रैक्टर गई है, दोहरा दीजिए, आवाज उठाएं। बिल्कुल
बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा कि देखिए रेणु भाटिया जो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा जो है कल इस्तीफा दे दिया गया है। और बात की जाए तो अभी पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से जो पूरे प्रदेश के अंदर नर्सिस की तरफ से स्ट्राइक की जा रही थी, उसके बाद जो है रेणु भाटिया के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले उनके द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। देखिए जिस समय रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे थे, निरीक्षण जब किया था और उस पीड़िता से भी जो है रेणु भाटिया मिली थी, उसके बाद जो है उनका गुस्सा जो फूटता है नजर आया था। देखिए जो सवाल जवाब की बात की जाए तो रेणु भाटिया की तरफ से जो स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर थी तो उनसे सिर्फ ये सवाल जो जरूर किए गए थे कि जब पुरुष कोई जेंट्स डॉक्टर है और अगर जो महिला पेशेंट्स आ रही है तो उसके साथ जो है कोई लेडीज स्टाफ नर्स क्यों नहीं है। देखिए ये सवाल जो है रेणु भाटिया की तरफ से जो है किए गए थे, लेकिन उस समय जो है स्टाफ नर्सिस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिनों में लगातार जो है कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर स्टाफ नर्सिस की तरफ से जो है प्रदर्शन किया गया था, कोई भी काम नहीं किया जा रहा था, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो है पर जो है काम किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद देखिए कल देर शाम जब रेणु भाटिया का इस्तीफा जब सामने आया उसके बाद अभी देखिए कार्य जो स्टाफ नर्सिस है वो अपना कार्य कर गया। लेकिन अनामिका एक बात बताना चाहूंगा, देखिए रेणु भाटिया पर तो देखिए सवाल उठा दिए गए हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो पीड़िता थी उनके द्वारा जो एक चीज बताई गई कि किसी स्टाफ को उन्होंने इशारा कर जानकारी दी कि डॉक्टर मेरे साथ जो है गलत काम कर रहा है, तो उस स्टाफ ने जो है उस पर जो है नजरअंदाज किया। उनके ऊपर भी जो है पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस पर देखिए जब स्टाफ को पता चल गया उसके बावजूद जो है हैरान हूं मैं कि अभी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पताल प्रबंधन सो रहा है क्या? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों चुप है? वहां से कोई एक्शन नहीं लिया गया क्या गगन? इतनी सुस्त रफ्तारी? बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा बिल्कुल देखिए पीएमओ के सस्पेंड करने के लिए आदेश दे दी गया है, लेकिन देखिए खाली पीएमओ की बात नहीं की जाएगी। खास तौर पर जब बच्ची बता रही है कि उसने किसी जो स्टाफ मैं इसी पॉइंट के लिए तो सवाल पूछ रही हूँ कि जब वो पीड़िता खुद बता रही है कि इशारा किया था, बताया था, ये पूर्ण एक्शन नहीं हुआ ना। एक आदेश आया पीएमओ को सस्पेंड कर दो, जो दोषी है, जो शामिल है, जो सम्मिलित है, सबको नापना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है आप किसी को छूट दे देंगे और किसी को आप निशाना बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल अनामिका, देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनके खिलाफ भी मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अकेले पीएमओ के ऊपर नहीं। जिस स्टाफ को जो है उसने बच्ची ने इशारा कर बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो उसने आगे भी ऊपर भी बताया कि भी इस तरीके की बात जो है नीचे हो रही है, तो उनके खिलाफ भी पूर्ण रूप से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पुलिस के पास कोई भी पुलिस के पास पीड़िता का यह बयान है कि मैंने इशारा किया था, मैंने बताया था, बयान है? कहना चाहूंगा कि रेणु भाटिया की तरफ देखिए, रेणु भाटिया की तरफ से जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, हाँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है रेणु भाटिया ने साफ तौर पर जो है बताया, जानकारी दी। क्योंकि देखिए रेणु भाटिया खुद बच्ची से मिलकर आई थी, उसके बाद जो है ठीक है, तो इस पर पुलिसिया एक्शन क्या रहता है, इस पर आप नजर बनाए रखें। ये हम चाहेंगे कि इस पर पुलिस क्या कहती है, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। और इसके अलावा एक सवाल ये, नर्सिंग स्टाफ ने जो रोष प्रदर्शन किया उसके बाद रेणु भाटिया ने इस्तीफा दिया, लेकिन रेणु भाटिया ये कह के इस्तीफा दे रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ कहा इस पर नर्सिंग स्टाफ ने? संक्षेप में वाइंड अप का कमांड है नर्सिंग स्टाफ। बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ के ऊपर अभी देखिए जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि अभी पुलिस प्रशासन क्या करता है, स्वास्थ्य बिल्कुल नजर बनाए रखिए पुलिसिया कार्रवाई पर। मैं लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी आगे के आदेश दिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा।